हाय दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम बचा नहीं है सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए। इसीलिए मैं लगातार जो है यहाँ 10 सालों में जितने भी सीटेट ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी है उसका ये संकलन एक जगह पर मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, जो बार बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मुहरें, पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ या सोने से बने बर्तन। तो देखिए हड़प्पा यौगिन को जो है हड़प्पा युग को क्या कहते थे? ताम्रपाषाण युग भी कहते थे। क्या कहते थे? ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता था। और हड़प्पा में जो है उस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय लोग जो है लोहे से अनभिज्ञ थे। हाँ, उस समय लेकिन जो था सोना का था, तांबा का था, कांसा था, ये सब उस समय डेवलप्ड हो चुका था। ठीक है, लेकिन जो लोहा है उस समय डेवलप नहीं हुआ था। लोहा कब हुआ था? महाजन पद के समय हुआ था। कब हुआ था? महाजन पद काल जब चल रहा था उस समय जो है लोहे का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या से परिचित थे? पत्थर की मुहरें परिचित थे, पीले रंग के डिजाइन के पात्र नहीं थे, ठीक है, लोहे से बनी तकलियाँ नहीं थी, सोने के बर्तन से परिचित थे। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और डी कहाँ है? केवल ए और डी जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल ए एंड डी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री और ईवीएस मिक्सचर क्वेश्चन है, ज्योग्राफी और ईवीएस मिक्सचर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के समूह की पहचान कीजिए। कैसे? क्या बोला? परंपरागत और गैर परंपरागत दो चीज़ें होती है। देखिए परंपरागत और गैर परंपरागत। तो परंपरागत उसको बोलते हैं जो ईंधन हम लोग एक बार यूज कर लेने के बाद दोबारा यूज नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं परंपरागत। और गैर परंपरागत उसको बोलते हैं जो संसाधन जो ईंधन हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गैर परंपरागत। लेकिन हमसे पूछा है परंपरागत स्रोत, तो परंपरागत मतलब जो एक बार में ही ख़त्म हो जाए। तो देखिए ईंधन जो है एक बार जलाएंगे ख़त्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं? सीएनजी को। सीएनजी जो घर में हमारा यूज होता है सिलेंडर, उसको सीएनजी, तो वो भी एक बार यूज होने के बाद ख़त्म हो जाता है। खनिज तेल जैसे कि पेट्रोल हुआ या जो भी खाने का चीज़ है वो भी जो है एक बार यूज होने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर कोयला बोल रहा, कोयला तो ठीक है एक बार यूज होने पर नहीं होगा, ईंधन भी एक बार जल जाने के बाद यूज नहीं होगा, लेकिन बायोगैस जो है वो हमेशा मिलते रहता है। तो ये तो गैर परंपरागत का, परंपरागत का है नहीं। जल विद्युत, भूतापीय, ज्वारी ये सभी गैर परंपरागत का है। परमाणु, सौर और जल विद्युत ये भी गैर परंपरागत है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ये जो है परंपरागत स्रोत के समूह है, इसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किन का मिक्सचर होता है? बायोगैस का यहाँ पर बात हो रहा। बायोगैस जो है वो दो गैसों का मिक्सचर होता है, एक होता है मीथेन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन जो है MH4 और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर मिक्सचर होता है। ठीक है, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ कि पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए पूरा स्थल उसको बोलते हैं जहाँ पर कोई पुरानी अवशेष मिला हो उसको खोज करते हैं, उसको पुरातत्व स्थल बोला जाता है। जहाँ पर उसका खोज चलता हो, जैसे हड़प्पा काल का समय का था, उस समय की जो मूर्ति मिली है, उसमें जो सामान मिले उसको पुरास्थल या पुरातात्विक चीज़ें बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि पुरास्थल के बारे में यहाँ 4 बातें दी गई हैं, उनमें से कौन कौन सही है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। चलिए ये सही है।
ये केवल ज़मीन के ऊपर पाए जाते नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे नालंदा का जो है ज़मीन के ऊपर है, लेकिन बहुत सारे हड़प्पा खादी है, जैसे ईटा जो मिला है नीचे से मिला है, अग्निकुंड है जो वो नीचे से मिला है, खुदाई से मिला है, तो ये नहीं होगा। केवल ज़मीन के अंदर पाए जाते नहीं, ऊपर भी पाए जाते हैं, जैसे नालंदा का अवशेष, ये भी गलत। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, नहीं, ये गलत है। समुद्र के अंदर भी पाया जाता है, नदी के अंदर भी पाया जाता है, तो ये तीनों जो है ऑप्शन गलत है। सिर्फ कौन सही है? ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है वो सही है। वो स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? पूरा स्थल कहा जाता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, केवल ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कथन और कथन वाला ही क्वेश्चन है। 2 कथन दिया हुआ है, उसमें से सही बताना है आपको, ठीक है। पहला कथन है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। जी ये बिल्कुल सही है। 12,000 साल पहले जब ज़्यादा गर्मी होने लगा तो हुमस और मिक्सचर के कारण क्या हुआ, वहाँ पर घास का मैदान होने लगे। अब जाहिर सी बात है, घास का मैदान होगा तो उसके खाने वाले भी आ जाएंगे, वैसा खाने वाला भी जीव हो जाएंगे। तो देखिए हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई। जाहिर सी बात है, जिसकी खाने का खाद्यान्न चीज़ बढ़ेगा उसको उपयोग करने वाले भी बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर दोनों जो ऑप्शन है वो सही है। तो देखिए यहाँ पर ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए एवं दोनों सही है, ए का कारण बी है, ए दोनों सही है परंतु ए का कारण बी नहीं है। नहीं, देखिए बी कारण था तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। हाँ, 12 साल पर उसका जो घास हुआ था उसी के कारण तो भेड़ बकरी बढ़ी है, तो इसका कारण बी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आतपन का संबंध किससे है? देखिए आतपन को सूर्यताप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यताप, ठीक। आपतन को ही क्या कहा जाता है? सूर्यताप भी कहा जाता है। तो वायु के साथ, वायु दाब के साथ नहीं, मौसम पवन के साथ नहीं, सूर्य ऊर्जा के साथ। अभी मैंने ही कहा सूर्य ताप को ही आपतन कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सूर्य ऊर्जा के साथ। तो आपतन का संबंध किससे है? सूर्य ऊर्जा के साथ। सूर्य ताप को ही आपतन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा मैदान था। सॉरी दोस्तों, आपको वीडियो बीच में रोक रहे हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं ये जो सीरीज है एग्जाम तक लगातार चलाता रहूँगा। देखिए पहला ऑप्शन है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। जी ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में ये दिया गया है। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। जी ये भी सही है। सहारा रेगिस्तान जो था वो पहले हरा भरा मैदान था और उसमें इन नदी से जो है, नदी, मगर, शेर, पशु, बकरियां आदि जो है उस समय का चित्र दर्शाता है सहारा की गुफाओं से, ठीक है। सहारा की गुफाओं में ये सब मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ ए और बी दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अवलवन, लवन किसको बोला जाता है? वो पानी जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं लवन। जैसे कि समुद्र के पानी कैसा होता है? लवणीय होता है, लेकिन नदी का पानी, कुआं का पानी लवणीय नहीं होता, वो कैसा होता है? मीठा पानी होता है, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। जी बिल्कुल सही है। डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर साफ पानी हो, क्लीन पानी हो, क्लीन एंड क्रिस्टल पानी, वहीं पर डॉल्फिन पाया जाता है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। जी डॉल्फिन, और क्योंकि गंगा नदी में वहाँ पर डॉल्फिन पाया जाता है इसीलिए इसको बिहार राज्य में अवस्थित है अभयारण्य। डॉल्फिन की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। जी क्योंकि यहाँ पर पहले ही मैंने बता दिया कि डॉल्फिन वहीं पाया जाता है जहाँ की जल जो है स्वच्छ होती है। यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में है कि ए, बी और सी तीनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। डॉल्फिन से क्वेश्चन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। देखिए अगला क्वेश्चन है
दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत का पहचान करना है। मैंने ये जो सभी 5 तरह के वायुमंडल के परत होते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर दिया हूँ, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि पृथ्वी के ऊपर में जो वायुमंडल होती है, वायुमंडल 5 लेयर में डिवाइडेड होती है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन या वाह्य मंडल और लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं बरही मंडल। ठीक है, और किसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो क्षोभ मंडल है उसमें जो है मौसमी घटनाएं होती है, मतलब बारिश जो होती है, बादल होते हैं। दूसरा समताप मंडल, यहाँ का टेम्परेचर सेम होता है इसलिए यहाँ पर जहाज उड़ती हैं। मध्य मंडल, इसमें उल्का पिंडे जो अंतरिक्ष से आते हैं और यहाँ पर आकर के घर्षण के कारण यहाँ पर क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आयन मंडल, जितने भी रेडियो तरंगे जो काम करती है, सैटेलाइट काम करती है, वो यहीं पर करती है आयन मंडल में। इसके बाद सबसे लास्ट जो परत है बरही मंडल, बरही मंडल में जो है वहाँ पर हाइड्रोजन प्लस हीलियम की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, ये दोनों गैसों की। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। अभी मैंने क्या बताया, उल्का पिंड किस में खत्म हो जाता है, तो मध्य मंडल में जो है वो उल्का पिंड आकर के नष्ट हो जाता है मध्य मंडल में। पहला के लिए तो ये सही है। दूसरा क्या बोला, इस परत में बढ़ती मोटाई के साथ तापमान भी घटता है, जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाएंगे तापमान घटता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सही दिया हुआ है, मध्य मंडल में भी जो है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान जो है वो घटता जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको यहीं से आंसर मिल गया कि उल्का पिंड कहाँ पर पाया जाता है, उल्का पिंड मध्य मंडल में जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर जो है बंगाल है, बंगाल में जो है यहाँ पर एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से एक डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, इस डेल्टा के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इसी को कहा जाता है, इसको कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में। ठीक, ये किन दो नदियों के होता है, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मिलन से तैयार होता है डेल्टा। ठीक है, तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 1। गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने से जो डेल्टा का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारत में शरद ऋतु के संबंध में ए, बी और सी का विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। ठीक है, देखिए इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मौसम के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला, शरद ऋतु के बात बोला, ये है देखिए ये नॉर्थ साउथ और ये हो गया ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम से होती है, यहाँ से बारिश जब जाती है तब जाकर के हमारे यहाँ पर बारिश शुरू होती है केरल से। लेकिन लौटते वक्त, ये शरद ऋतु का बात बोल रहा है, बारिश कब होता है, गर्मी के समय, लेकिन ये लौटने वाली बारिश बोल रही है, जब इधर से जब बारिश जो लौटती है उस समय का यह पूछ रहा है। तो दक्षिण पश्चिम तो ये होगा नहीं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम कब होता है, जब बारिश से यहाँ से जाती है, ग्रीष्म ऋतु में जो बारिश जो उठती है वो बारिश होती है दक्षिण पश्चिम के। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, मतलब ये जो बारिश है, ये जो बारिश ऊपर जाती है ये जाती है बंगाल की खाड़ी और अरब की सागर जब ग्रीष्म ऋतु वाला। लेकिन जब ठंडा वाला आता है वो आता है यहाँ बंगाल की खाड़ी से होते हुए स्थल की ओर जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी यहाँ पर स्थल की यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वापस ये अरब सागर की ओर आती है, तो ये भी गलत है। यह मौसम मानसून के आगे तथा आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ठीक है, तो ये भी जो है मानसून यहाँ से नहीं आता, मानसून तो दक्षिण पश्चिम से ही शुरू होती है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ने की नहीं है, ये लौटने वाली बारिश है, जो शीत ऋतु की बारिश होती है उसको वापस होने वाला बारिश कहा जाता है, मानसून होता है, लौटती मानसून उसको कहा जाता है। लेकिन ये क्या बोला, आगे बढ़ने का मौसम, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो तीनों यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 होगा, ए, बी एंड सी तीनों गलत हैं, यही होगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा,
आपको पता होना चाहिए भारत में मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होते हुए इधर आता है, फिर लौटने वाली जो बारिश है वो उत्तर दक्षिण से होते हुए वापस इधर बारिश आती है। जाते वक्त केरला में होता है और आते वक्त तमिलनाडु में बारिश होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कि भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बसु निर्देश क्या हैं। देखिए उच्च न्यायालय में जो है एक केस आया था जिस पर डीके बसु ने एक निर्देश दिया था कि यहाँ पर जितने भी गिरफ्तारी होते हैं वहाँ गिरफ्तारी नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन करने की प्रक्रिया का जुड़े निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। मतलब कह रहे हैं कि डीके बसु ने यहाँ एक निर्देश जारी किया था जिसके द्वारा जो है किसी की भी अगर यहाँ पर गिरफ्तारी होती है तो उसको 24 घंटे के अंदर में जो है उसको परिवार को वहाँ पर बताना होगा। साथ ही साथ उसके जो वहाँ पर पूछताछ होगी गिरफ्तारी में उसमें कोई भी शारीरिक पीड़ा नहीं होगी और उसको एक दिन बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश वहाँ करना होगा। तो ये गिरफ्तारी से रिलेटेड था डीके बसु के निर्देश पर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि वन अधिकार अधिनियम 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। ठीक है, यहाँ पर किसका बात हो रहा है, वन का, मतलब जंगल का यहाँ पर बात हो रहा था। जंगल का अधिकार अधिनियम जो है 2006 में वहाँ के रहने वाले आदिवासी जो भी जनजाति थे, मतलब जंगल में जो रहते हैं मनुष्य, उनको क्या बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं। तो उन्हीं के लिए कानून लाया गया था, उनका सुधार किया गया था, वन अधिकार अधिनियम 2006। ठीक है, तो उसमें किसका बात किया गया है, किसके अधिकारों के बात हुआ है, वहाँ हुआ है अनुसूचित जनजाति की। किसकी, अनुसूचित जनजाति की। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। आदिवासी बोलते हैं उनको जो जंगल में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ, द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीय स्रोत उसको बोलते हैं जब कोई चीज़ हम लोग बार बार यूज करते हैं उसको द्वितीय स्रोत करते हैं। जैसे कि भारत का संविधान जो है एक बार लिखा गया, जनगणना रिपोर्ट 2011 में एक बार हुआ, जन्म मृत्यु का पंजीकरण जो है एक बार हुआ। लेकिन हमारे अतीत चैप्टर नंबर 1 कक्षा 6 के NCERT की किताब की एक पाठ्य पुस्तक है जो कि हम लोग बच्चे को हमेशा अपने क्लास में क्या करते हैं, स्टडी करवाते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है हमेशा यूज होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। हमारे अतीत फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से एग्जाम्स में रीड करिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आपको भी आंसर जो है वो नेगेटिव में ही यहाँ पर देना होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है पटवारी। पटवारी कौन होता है, गाँव में एक पटवारी होता है जो क्या कहता है, जमीन से रिलेटेड को काम करता है, जमीन को नापना, उसका लेखा जोखा रखना। ठीक है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, ये भी काम पटवारी का ही होता है। लेखपाल का ही दूसरा नाम क्या होता है, पटवारी। मतलब ये तीनों एक ही है, जो किससे रिलेटेड है, गांव से, जो किससे रिलेटेड है, गांव से। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, मतलब वो गांव से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देख पा रहे होंगे कि नगर निगम वार्ड काउंसलर। ये नगर निगम कहाँ होता है, ये जो शहर में होते हैं वहाँ पर वार्ड जो होते हैं वो नगर पालिका के अंडर में होता है। तो ये शहर से रिलेटेड है, नगरीय इलाका से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमसे पूछा था ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आज के ये आखिरी क्वेश्चन था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी दिन बचे हुए हैं उसको अच्छी तरह से आप अपना जो तैयारी में लग जाइए। मैं रोज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है लाता रह रहा हूँ। ये 10 ईयर्स का सीटेट का जितने भी प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में लगातार बार बार आती है उसका मैं रिविज़न कराते जा रहा हूँ। आप एक भी वीडियो को मिस ना करिएगा। मैं लगातार वीडियो रोज़ अपलोड कर रहा हूँ। आपका काम है कि चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई
वीडियो आएगा आपका वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए आपको क्या काम है, वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो लगातार मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में सीटेट के अगले क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।